गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें कक्षा 9 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा दूसरा अध्याय वो शुरू हो गया है। इससे पहले हमने पहले अध्याय में फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार फ्रांस में निरंकुश लुई सोल्वे का शासन था, किस प्रकार जो तृतीय स्टेट था उसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सत्ता में आया, उसने नेपोलियन संहिता को लागू किया और 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। इसके अलावा हमारा जो दूसरा अध्याय है वो यूरोप में समाजवाद से संबंधित है, जिसमें हमने उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल विचारधारा के बारे में पढ़ा था। जो रूढ़िवादी विचारधारा थी वो किसी प्रकार के परिवर्तन के हिमायती नहीं थे। वे यूरोप के देशों में निरंकुश तानाशाही सत्ता को स्थापित रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि सुधार तो हो लेकिन धीरे धीरे सुधार हो। उदारवादी है वो लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन वो सभी को अधिकार, सभी के अधिकार के पक्षपाती थे। वो सभी को अधिकार देना चाहते थे, लेकिन वो मताधिकार का अधिकार केवल संपत्तिवान जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं तक सीमित रखना चाहते थे। जो रेडिकल थे वो समाज में बदलाव चाहते थे, वो महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे। अब हमारा आज का जो हमारा बिंदु है यूरोप में समाजवाद। तो यूरोप में समाजवाद है वो एक लोकप्रिय विचारधारा है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाजवाद एक लोकप्रिय विचारधारा बन गई थी। समाजवाद का जो विचार था वो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ था। यूरोप के बहुत से लोग समाजवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे, समाजवाद की ओर है वो मुड़ रहे थे। बहुत सारे लोग हैं उनका ध्यान है वो समाजवाद की ओर जा रहा था। तो समाज को पुनर्गठन करने के जो सबसे पहले जो प्रमुख विचारधारा थी वो समाजवादी थी। समाजवादी विचारधारा ने लोगों को, अधिकांश लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। समाजवादी विचारधारा थी वो समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देती थी। समाज को केंद्र मानकर जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो, जिसमें निजी संपत्ति नहीं हो, निजी उद्योग, निजी कारखाने, निजी व्यवस्था न हो। निजीकरण हर व्यवस्था की बुराई का कारण है, इसलिए निजी व्यवस्था, निजीकरण या निजीवाद हर तरीके से गलत है। निजी संपत्ति ही समाज में समस्त बुराइयों की जड़ है। तो समाजवादी विचारधारा थी वो उत्पादन और वितरण के केंद्रों पर समाज का आधिपत्य मानती थी। उनका मानना था कि समाज सर्वोपरि है और उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का आधिपत्य होना चाहिए। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व ही समस्त बुराइयों की जड़ है। क्योंकि जो निजी संपत्ति वाला जो पूंजीपति होता है वो उसके कारण रोजगार तो मिलता है, लेकिन उसके कारण जो मुनाफा होता है वो उस पूंजीपति की संपत्ति में ऐड होता है। उससे पूंजीपति की संपत्ति बढ़ती जाती है, पूंजीपति की संपत्ति में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहती है और वो मुनाफा कमाने के लिए अधिक उत्पादन करता है। अधिक उत्पादन का अर्थ होता है अधिक मुनाफा, और ये मुनाफा है वो निजीकरण को प्रोत्साहन देता है। वो अपने परिवार के सदस्यों को अपनी निजी संपत्ति सौंपता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चलती है, जिसके कारण मजदूरों का शोषण होता है। क्योंकि जो पूंजीपतियों द्वारा कमाया गया मुनाफा है उस पर पहला अधिकार वो मजदूरों को होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों की मेहनत का परिणाम होता है। लेकिन पूंजीपति वो उसमें से सारा मुनाफा है वो अपने पास रख लेते हैं और निजीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। और यही निजीकरण समाज की समस्त समस्याओं की जड़ है। यही निजीकरण समाज की हर समस्या के लिए मुख्य रूप से
उत्तरदायी है। तो जो समाजवादी व्यवस्था है, विचारधारा है, वो निजी संपत्ति को सही नहीं मानते। उनका मानना है कि निजीकरण, निजी संपत्ति है वो निजीकरण को बढ़ावा देती है। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते। समाजवादियों का मानना है कि संपत्ति का निजी स्वामित्व ही हर समस्या की जड़ है। उनका तर्क था कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास संपत्ति तो है, इससे लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन जो समस्या तब आती है जब संपत्तिधारी, जो बहुत से लोग हैं जिनके पास संपत्ति है, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखता है और उसके बारे में नहीं सोचता है जो उसकी संपत्ति के उत्पादनशील बना रहे हैं। अर्थात वह संपत्ति पर अपना निजी स्वामित्व चाहता है, अपना निजी मालिकाना हक चाहता है और वह अपने मुनाफे को साझा नहीं करना चाहता। और मुनाफा है वो उसके पास एकत्रित होता रहता है, वो सारा मुनाफा है वो सिर्फ पूंजीपतियों के खाते में चला जाता है। कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो उसका मुनाफा है उस पर पहला अधिकार है मजदूरों का होना चाहिए, लेकिन उस संपत्ति पर एक व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है। इसलिए अगर संपत्ति पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, पूरे समाज का वर्चस्व हो, पूरे समाज द्वारा इसे लागू किया जाए, तो उत्पादन और वितरण और संसाधनों पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, पूरे समाज का प्रबंधन हो। उस संपत्ति को निजी व्यक्ति की बजाय सार्वजनिक हित में या सामाजिक हित में उस संपत्ति को जो होने वाला लाभांश है वो बराबरी में बांट दिया जाए, समाज के हित में लगा दिया जाए और उसका बराबर बराबर प्रयोग किया जाए। सभी मजदूरों को उस मुनाफे में बराबर का हिस्सा दिया जाए, तो वह व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। समता मूलक जो समानता पर आधारित व्यवस्था है, समता मूलक व्यवस्था, समानता पर आधारित व्यवस्था है, वो इसका केंद्र बिंदु है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि उनको लिए बड़े पैमाने पर अभियान उन्होंने चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवाद का आधार क्या होगा? इसके लिए जो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नई तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, इसलिए सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, जिससे कि सामूहिकरण की जो मान्यता है वो सुदृढ़ हो, सामूहिकरण का जो विचार है वो मजबूत बने। तो वो सामूहिकरण के विचार को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, सामूहिकरण के प्रयास को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, सरकार को सामूहिक खेती पर जोर देना चाहिए, जिसमें जो समस्त भूमि राज्य की भूमि है उस पर सरकार का नियंत्रण हो और मजदूरों को या खेतीहार श्रमिकों को उन पर खेती करने का अवसर दिया जाए और मुनाफे को बराबर बराबर बांट दिया जाए। फ्रांस में जो लुई ब्लॉक था वो भी चाहते थे कि सरकार है वो पूंजीपति उद्यमों को या उद्यमों की जगह जो सामूहिक उद्यम हैं उनको बढ़ावा दे। लुई ब्लॉक था जो फ्रांस का विचारक था, उनका भी मानना था कि जो निजी उद्यम है, सरकार का प्रयास है कि निजी उद्यमों को हतोत्साहित करे और जो सामूहिक उद्यम है उनकी स्थापना पर जोर दे। सामूहिक उद्यमों की स्थापना करे, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए, निजीकरण समाप्त किया जाए। निजी संपत्ति समाज के लिए घातक है, निजीकरण समाज के लिए नुकसानदायक है, तो वे निजीकरण को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते थे। जो समाजवादी थे उनकी मान्यता थी कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का प्रभुत्व हो, निजी उद्यम, निजी इकाई और निजी उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जाए। सार्वजनिक संपत्ति, सामूहिक खेती, सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि सामूहिक खेती, सामूहिक उद्योग, सामूहिक कारखाने हैं वो लगाए जाए, जिन पर नियंत्रण और प्रबंध सरकार का हो और मुनाफे पर सभी लोगों को
बराबरी का हिस्सा मिले, मुनाफे पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया जावे। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं समाजवादी विचारधारा। आगे हम देखते हैं आज का जो हमारा बिंदु है, यूरोप में समाजवाद का आना। कार्ल मार्क्स, जिसे मार्क्सवाद का प्रमुख जनक कहा जाता है, मार्क्सवादी विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा थी, उनका मानना था कि निजीकरण हमेशा समाज में दो वर्गों के बीच में विभाजन रहा है, संघर्ष रहा है, चाहे आदिमत अवस्था हो, चाहे सामंतवादी अवस्था हो, चाहे जमींदारी अवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अवस्था हो। समाज में दो वर्ग रहे हैं, समाज में दो वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग के पास समस्त संपत्ति रही है जिसे पूंजीवादी वर्ग कहा जाता है, और दूसरा वर्ग जिसके पास जो किसान है, मजदूर है, श्रमिक है, जिसके पास उत्पादन और वितरण के साधन नहीं है, जिसका शोषण होता रहा है, वो सर्वहारा वर्ग कहलाता है। तो पूंजीवादी वर्ग है वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, पूंजीवादी वर्ग है वो अधिक से अधिक प्रॉफिट करने के लिए उत्पादन बढ़ाता है, और जो जो उसका उत्पादन बढ़ता है उसके कारण उसका मुनाफा है वो भी बढ़ता जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस संबंध में एक नया सिद्धांत भी दिया था, जिसके अंतर्गत उसने कहा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसका मानना था कि जो उत्पादन होता है उस मुनाफे में, उसका जो मुनाफा होता है उसमें वो मुनाफा सीधे पूंजीपतियों को चला जाता है। उस उत्पादन या मुनाफे पर श्रमिकों का भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन क्योंकि चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था है इसलिए सारा मुनाफा है वो पूंजीपतियों के पास केंद्रित होता जाता है। यदि किसी वस्तु का, यदि कोई वस्तु है उसमें 20 रुपये का कच्चा माल, मजदूरी और परिवहन का खर्चा आता है और 40 रुपये उसकी लागत आती है, और यदि उसे 100 रुपये में बेचा जाता है, जो 60 रुपये है वो सीधे पूंजीपतियों के पास चला जाता है, अतिरिक्त मुनाफे के रूप में पूंजीपतियों के पास चला जाता है। क्योंकि इस मुनाफे में वास्तविक हक है वो मजदूरों का है, क्योंकि मजदूरों ने अतिरिक्त श्रम किया है, मजदूरों के श्रम का परिणाम है कि पूंजीपति मुनाफा कमा रहे, इसलिए जो अतिरिक्त मुनाफा है वो मजदूरों के पास जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि चूंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है इसलिए अधिकांश जो मुनाफा है वो पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। पूंजीपति उद्योग और कारखाने खोलते हैं और जिसके द्वारा श्रमिकों के शोषण की अनवरत प्रक्रिया है वो चलती रहती है। मार्क्स साम्यवाद में विश्वास करता था। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज स्थापित होगा भविष्य में जिसमें पूंजीपतियों और श्रमिकों का बीच में लड़ाई होगी, क्रांति होगी, जिसमें श्रमिक एक हो जाएंगे। इसलिए उसने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा भी दिया था। उनका मानना था कि साम्यवाद ही भविष्य का समाज है। एक समाजहीन व्यवस्था होगी जिसमें कोई समाज नहीं होगा, न कोई पूंजीवादी वर्ग होगा, न श्रमिक वर्ग होगा। ये समतामूलक समाज होगा। तो राज्य विहीन, समाज ही विहीन व्यवस्था ही भविष्य का समाज है, ऐसा मार्क्स का मानना था। तो मार्क्स का मानना था कि फैक्ट्रियों में जो लगी पूंजी है उस पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपति सारा मुनाफा अपने पास जमा करते हैं और उसकी सहायता से नए उद्योग और नई इंडस्ट्री लगाते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि जब तक पूंजीपति मुनाफे का संचय करते जाएंगे तो मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। जब तक जो पूंजीपति वो संचय करते रहेंगे, अपने अतिरिक्त मुनाफे को जोड़ते रहेंगे, तो मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। मजदूरों का खड़ा होना होगा, क्रांति करनी होगी, साम्यवादी समाज स्थापना करनी होगी। क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का समाप्ति होगी और साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवाद जो समाज होगा वो वर्गहीन और राज्य विहीन समाज होगा, जिसमें न तो कोई वर्ग होगा न राज्य होगा। पूरी दुनिया है वो एक समाज के रूप में स्थापित हो जाएगी। वो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज होगा जिसमें समाज नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी या पूंजीपतियों और निजी संपत्ति के विरुद्ध उस शासन को उखाड़ फेंकना होगा। उनको चाहिए कि वो शासन को उखाड़ फेंके। मजदूरों को एक ऐसा समाज बनाना होगा, मजदूरों को चाहिए, उनको एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण हो, सारी संपत्ति समाज की हो, सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो। इसलिए जो साम्यवादी समाज है वो भविष्य का समाज है, जिसमें समाज नाम की कोई चीज नहीं होगा, नहीं न राज्य होगा, न राज्य की कोई व्यवस्था होगी। राज्य और समाज जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। वो व्यवस्था वो साम्यवादी व्यवस्था होगी जो वर्ग विहीन, राज्य विहीन व्यवस्था होगी। वो समाज वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज होगा।
भविष्य में यह समाज साम्यवादी समाज होगा या कम्युनिस्ट समाज होगा। मार्क्स की राय में साम्यवादी समाज ही भविष्य का समाज है। तो भविष्य का जो समाज है वो साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज है। भविष्य में पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में क्रांति होगी। पूंजीपति श्रमिक है वो एकजुट हो जाएंगे और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देंगे और जिसकी परिणाम स्वरूप पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। पूंजीपतियों की संपत्ति पर समाज का या श्रमिकों का आधिपत्य स्थापित होगा। इस प्रकार एक सर्वहारा व्यवस्था स्थापित होगी जो वर्ग विहीन होगी, राज्य विहीन होगी। ऐसा समान वर्ग विहीन, राज्य विहीन है, क्योंकि राज्य का निर्माण है वो पूंजीपतियों ने अपने लाभ के लिए किया है। राज्य शोषण का यंत्र है। इसलिए मार्क्स का मानना था कि राज्य विहीन और समाज विहीन व्यवस्था ही भविष्य है। भविष्य का जो व्यवस्था होगी वो साम्यवादी समाज होगी या कम्युनिस्ट समाज होगा, जिसमें राज्य या समाज जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज मैंने आपको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में आपको 8 बिंदुओं के माध्यम से आपको बताया है। इसको लिखना है, याद करना है, समझना है। आपको मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है। धन्यवाद।